Good afternoon everyone. Welcome to SKU Digital Classes. Myself Dr. Anand Chaurasia. I am working as a Dean Principal Department of Pharmacy. So हमारा आज का ये जो टॉपिक हमने डिज़ाइन किया है, बेसिकली जो न्यू कमर्स आने वाले स्टूडेंट्स हैं या अभी जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम इस डिजिटल क्लास के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो एकेडमिक करिकुलम है, फार्मेसी का B.Pharm का एकेडमिक करिकुलम है, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, खास करके इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं और इनमें किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में दूसरे सब्जेक्ट के साथ में कैसे मैच होता है या आपस में कैसे मिक्स होता है। इसलिए इन सभी का क्या आपस में इंट्रिंसिक रोल है, एक दूसरे में क्या कंट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट्स का, यह पढ़ने के लिए आज हम यहाँ कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। B.Pharm या बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 इयर्स कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर्स में, कहना चाहिए कि 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है, इसी तरह से सब्सिक्वेंटली सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है, इसके बाद में थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स्थ और लास्ट फोर्थ ईयर में 7th और 8th सेमेस्टर होता है। ये सेमेस्टर कोर्स है, इसमें आपको टोटल थ्योरी के 8 सेमेस्टर तक मिला के 39 सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं। इसमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टोटल आपके आउट ऑफ 39 25 सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं। लास्ट में 8 सेमेस्टर में आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जैसे कि 11 सब्जेक्ट टोटल इलेक्टिव होते हैं और किसी एक सब्जेक्ट को उसमें से चुनना होता है। 11 सब्जेक्ट्स की एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है 8 सेमेस्टर में। और एक आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कूल करके 7 सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कूल होता है इंडस्ट्रियल विजिट के ऊपर। तो ये आपके टोटल 4 साल के करिकुलम में इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ते हैं। थ्योरी के 39 सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल के 25 सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव के 11 सब्जेक्ट रहते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी एक आपको इंडस्ट्री में विजिट करके एक टोटल सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ती है और उसका एक्सटर्नल आता है, उसका इंटरव्यू होता है, आपका वाइवा ओसी एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद में उसके आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आपको B.Pharm के करिकुलम में बहुत अच्छे से सभी पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल, एनालिसिस, इसके बाद में आता है आपका फार्मा केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद में आता है आपका HAP या ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसके बाद में जो आपके मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं तो करीब 25 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट होते हैं आउट ऑफ 39 और बाकी के सब्जेक्ट्स का भी कोर सब्जेक्ट का ही पार्ट है, लेकिन जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो 25 होते हैं आउट ऑफ 39। तो एक एक करके मैं अभी इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा। अगर मैं बात करूँ कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अपने आप में 4 से 5 सब्जेक्ट उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के होते हैं। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड सब्जेक्ट होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक। इसके बाद में होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके बाद में होगा बायोकेमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के इटसेल्फ आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको बी फॉर्म के करिकुलम में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स की हम बात करें, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स का मतलब है कि न्यू केमिकल एंटाइटीज़। न्यू केमिकल एंटाइटीज़ का मतलब है कि कोई भी एक नया मॉलिक्यूल्स या नई एक ड्रग, इसको न्यू केमिकल एंटाइटीज़ को आप कैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाएंगे, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग तक या मेडिसिन के प्रिपेयर्ड होने तक। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं किसी भी दवा का निर्माण या उससे जुड़ी हुई हमारी कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, किस किस फॉर्म में ड्रग तैयार होती है। जैसे हम बात करें कि ड्रग आपकी जो होती है, मेडिसिन होती है, उसके कई सारे डोसेस फॉर्म होते हैं। सॉलिड डोसेस फॉर्म होता है, फिर इसके बाद में लिक्विड डोसेस फॉर्म होता है, इसके बाद में आपका सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म होता है, और भी आपके कुछ गैसियस फॉर्म भी हो सकते हैं, रहते हैं। तो अभी बेसिकली आपको 3 फॉर्म के ऊपर बात करना है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड्स। तो सॉलिड सबको मालूम है कि टैबलेट्स सॉलिड में आएगी, है ना, और लिक्विड में आपकी सायरप्स आ जाएंगे, इंजेक्टेबल्स आ जाएंगे, इसके बाद में आपके सेमी सॉलिड्स में ऑइंटमेंट आ जाएंगी। तो जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी प्रिपरेशन हैं, अभी चूँकि आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है आपका, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप इस पर डिटेल पे बात नहीं करूँगा आपसे, लेकिन आप इतना ज़रूर समझें कि आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर्स में फार्मास्यूटिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना है। ये बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें किसी तरह का कोई समझने में कहीं आपको किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से इसमें पढ़ना है। तो न्यू केमिकल एंटाइटीज़ का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या मेडिसिन के फॉर्मुलेशन तक के निर्माण तक कौन कौन सी अवस्थाएं या कौन कौन से उसमें तरीके से इसको बनाया जा सकता है, इसके ऊपर हम फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद में बात आती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब है कि आप जो भी प्रिपरेशन बना रहे हैं या जो भी मेडिसिन बना रहे हैं, लैब में उसको टेस्ट करना, उसका एनालिसिस करना, सही है या गलत है। सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है, कितने % एक्यूरेसी है, 90% है, 95% है, 99% है। अगर वो सही नहीं है तो उसमें कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज़ या कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब को जांचना परखना, इसका एनालिसिस करना, जो कि आप कहाँ पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी आप सीखते हैं, प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरेटिकली क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, किस किस टाइप से आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको टाइट्रेशन करना है, कैसे आपको एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को जब आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली लर्न करना पड़ती हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बगैर आपका कोई भी ड्रग केमिकल एंटिटीज से फिनिश ड्रग तक कभी नहीं पहुंच सकती जब तक आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे। या इसके बाद में आपका आता है फार्मास्यूटिकल या फार्मा केमिस्ट्री। फार्मा केमिस्ट्री में आपके कई तरह सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके बाद में आता है आपका बायो केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये आपके केमिस्ट्री के मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, जैसे आपने कभी मेडिसिन देखी होगी, मार्केट में कोई आपने प्रोडक्ट चेक किए होंगे कभी, तो उसमें हर किसी के साथ में एक सॉल्ट लगा होता है, ठीक है ना। मतलब कोई एक मेडिसिन का नाम है, सपोज करिए, ठीक है ना, डिल्थियाजन, तो डिल्थियाजन के साथ HCl लग गया। तो कहने का मतलब है कि एक जब ड्रग आप देखेंगे, कोई भी एक ड्रग देखेंगे आप, तो उसके लास्ट में उसका सॉल्ट जरूर जुड़ा होता है। अगर वो ड्रग के साथ में उसका सॉल्ट नहीं जुड़ा होगा
तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ये मान के चलिए आपकी बॉडी में उसका जो डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। या तो ड्रग समय से पहले बाहर चली जाएगी, या आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो नहीं हो पाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी इशू होंगे, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसके साथ में सॉल्ट का जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एब्जॉर्प्शन उसका या एलिमिनेशन बॉडी से तय करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये समझा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या ज़रूरत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहने का मतलब है कि कोई पैरासीटामोल, आपने ड्रग का नाम सुना होगा, बहुत कॉमन सी ड्रग है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल ड्रग में कौन सा केमिकल्स मौजूद है और उस केमिकल्स के क्या कहने का मतलब है कि क्या उसकी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका कौन कौन सी उसके अंदर मोइटीज़ जुड़ी हैं, कौन कौन से उसके साथ में किस सपोज करिए आप नाइट्रोजन से कोई जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से उसकी साइड ब्रांचेस जुड़ी हुई है, तो कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। और उसका टोटल कहना चाहिए कि सिमेट्री क्या है, उसका एसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री की, आयन्स जो आपने देखे होंगे, एन आयन, कैटायन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन्स, तो इसके द्वारा केमिकल्स का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है या केमिकल्स का बॉडी में जो रिलीज़ होता है, इन सब बातों पे उसका डिपेंड करता है। तो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जब इनऑर्गेनिक भी पास हो गई आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपने पढ़ ली, तब आती है अब कहाँ पर, मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री आपका कहने का मतलब है 3rd ईयर से शुरू होने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अभी आपको टोटल करिकुलम में पढ़ना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप किसी भी ड्रग की, किसी भी मेडिसिन की सिंथेसिस के ऊपर बात करते हैं कि कोई भी मेडिसिन कैसे सिंथेसाइज करनी है। उसके बहुत सारे कहना चाहिए कि चेन होती है उसकी, एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप्स, और वो कहीं कहीं बीच में कोई कैटालिटिक रिएक्शंस भी काम कर रही होती है। तो वो सब मिलके एक कंप्लीट, किसी भी एक ड्रग की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसकी सिंथेसिस का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने में आएगा, आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि किसी भी ड्रग की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर हम मोइटीज़ को चेंज कर दें, कहने का मतलब है कोई ड्रग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है और इसके साथ में यहाँ नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, तो इस ड्रग का हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर दिखेगा, ठीक है ना। ये रिसर्च का पार्ट है कि हमने कौन सी मोइटीज़ उसमें जोड़ी, केमिकल्स के बेसिक नेचर का पार्ट है कि उसमें कौन सी मोइटीज़ जुड़ी है। लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या रिसर्च करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या सिंथेसाइज करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं कि अगर ये मोइटीज़ को सल्फ़र से अलग रिप्लेस कर दिया जाए, इसको किसी और दूसरी मोइटीज़ से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ये केमिकल जो ड्रग का जो कंटेंट है या ड्रग का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे चेंज हो जाता है अपने आप, या कोई चीज़ हमें उसका इफ़ेक्ट ही अलग मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में भी करनी होती हैं, जहाँ की आप क्या देखते हैं कि किसी भी मेडिसिन का जिसकी आपने सिंथेसिस की है या जिसको आपने बनाया है, तो उसमें आपने 100% एक्यूरेसी या 100% रिजल्ट को देखते हुए कौन कौन सी मोइटीज़ का रिसर्च के दौरान रिप्लेसमेंट भी किया है और फिर आपने वो फाइनल करके ड्रग तैयार की है। तो ये रिसर्च एंड R&D का मैटर है। इसके बाद में आती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। हम जो भी, हमारी बॉडी एक अपने आप में एक केमिकल रिजर्वॉयर है बहुत बड़ा, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ लेते हैं खाने के फॉर्म में, आपके यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप लेते हैं, विटामिन्स भी रहता है, मिनरल्स भी रहता है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, स्टार्च भी, जो जितना सब कुछ हो सकता है लेते हैं आप, लेकिन बाद में आपकी जो मशीनरी के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और आपको बेस्ट फॉर्म में उसका एसिमुलेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सब कैसे संभव हो सकता है?
इसके लिए डाइजेशन, आपका डाइजेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बायोकेमिस्ट्री का। तो आपका बायोकेमिस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और बायोकेमिस्ट्री आपको फार्मेसी में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन के साथ में, आपने देखा होगा कि फला कहा जाता है कि किसी भी ड्रग को मेडिसिन के साथ में फूड के साथ में खाने के 1 घंटे या तो पहले लेना, आधा घंटे बाद में लेना, दूध के साथ में लेना, पानी के साथ में लेना। तो ये सारी जो चीज़ों की बात होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन या ड्रग इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं आपकी उसमें बायोकेमिस्ट्री बॉडी की ज़रूर इन्वॉल्व होती है। तो बायोकेमिस्ट्री आप एज ए साइंस, फार्मेसी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और अलग अलग पॉइंट पर कौन सी ड्रग का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है ना। आपने सपोज करिए प्रोटीन डाइट्स में ले ली, अब वो प्रोटीन कैसे फाइनली तक पहुंचते पहुंचते अमीनो एसिड्स के कौन कौन से सब पार्ट में ब्रेकडाउन होगी, ये सब पढ़ने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब तक आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको किसी भी ड्रग का इफ़ेक्ट एज इट इज़ प्रॉपर तौर पे आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक। इसके बाद में आपकी हायर सेमेस्टर्स में फार्माकोलॉजी शुरू हो जाती है। फार्माकोलॉजी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों नहीं शुरू होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको उससे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक अपने आप में बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब जैसा कि आप समझते हैं, एनाटॉमी का मतलब होता है कहने का मतलब है कि आपको एज ए फार्मासिस्ट, एज ए फार्माकोलॉजिस्ट और एज ए प्रैक्टिशनर अगर कोई चीज़ प्रॉपर तरह से आपको प्रैक्टिस करना समझना है या डायग्नोसिस करना, देखना समझना है, तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब एनाटॉमी में मैं कहूँ कि ये आपका हेड है, फिर थोरैक्स, फिर आपका एब्डोमेन, तरह तरह से इस टाइप में एनाटॉमी कहना चाहिए बॉडी के सब पार्ट होते हैं। आपके हेड हो गया, फिर आपका थोरैक्स हो गया, फिर एब्डोमेन हो गया, फिर पेल्विस रीजन हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद में एक्सट्रीमिटीज़ शुरू हो गई, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है दोनों ऊपर के हाथ, अपर एक्सट्रीमिटीज़, दोनों नीचे के पैर, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, हेड, नेक रीजन, इसके बाद में थोरैक्स रीजन, एब्डोमेन रीजन, पेल्विस रीजन। ये आपके बॉडी के मेन कहना चाहिए, जो कहना चाहिए पार्ट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका ये यहाँ पर कहीं हार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं आपकी लंग्स हैं, तो ये मीडियस्टिनम लाइन कहलाती है बीचों बीच। ह्यूमन बॉडी हमेशा सिमेट्रिकल होती है, उसको ऊपर से नीचे तक 2 पार्ट में आसानी से अलग किया जा सकता है। आप देखिए ना, यहाँ से आप निकालेंगे तो नोज़ यहाँ आएगी आपकी, और नेक रीजन ये आएगा। इंसान 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है बहुत ईजीली, इसलिए वो सिमेट्रिकल बॉडी होती है उसकी। तो हार्ट जो आपका आता है लेफ्ट, यहाँ पर इसकी तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव होता है, और ये मीडियस्टिनम लाइन होती है। तो ये मीडियस्टिनम लाइन है, लंग्स यहाँ पर हैं, किडनी आपके एब्डोमेन साइड में पीछे की तरफ है। ये सब समझने के लिए आपको एनाटॉमी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी कई बार में मायने में तय करता है। अभी ये मैं सिर्फ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊँगा,
इसके बारे में कभी अपन अलग से फिर से बात करेंगे। इसके बाद में आता है आपका एक सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स इसमें भी लगा है, बस फिजिकल लग गया एक्स्ट्रा। इस फिजिकल का क्या मतलब है? कहने का मतलब है फार्मास्यूटिक्स का मतलब है ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने अभी जैसे जो स्टूडेंट्स अभी 4th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में हैं, इनकी 7th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है। तो आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है या टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का जो केबिन होता है या जहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, वहाँ पर एक ह्यूमिडिफायर लगा होता है अंदर। ह्यूमिडिफायर का ये मतलब है कि जहाँ टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी कहीं वातावरण में नमी तो नहीं है। अगर नमी हो गई है तो उसको एरिया को में हीट रखना पड़ेगा। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है, इतना सा नहीं बल्कि इसका तो बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ड्रग का, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं आप, ठीक है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं आप, वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और अगर कहीं हाइग्रोस्कोपिक नेचर की कोई ड्रग है, कहने का मतलब है कि यदि वो नमी पकड़ती है, जैसे बरसात का मौसम है, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ड्रग का हम जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है वहाँ खास करके हम इसकी ह्यूमिडिटी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अभी हाइग्रोस्कोपिक की ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती। तो अगर हमें करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा सीजनल कोई काम नहीं चलता है कि आज बरसात है तो ठंड की ड्रग बना लें या गर्मी है तो ठंड की बना लें, बरसात की छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं चलता। 12 महीने मैन्युफैक्चरिंग चलती है और 12 महीने हर सीजन की ड्रग बनती है। लेकिन एक कंप्लीट एम्बियंस में काम किया जाता है, एक कंप्लीट टेम्परेचर, एक वहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपकी किसी भी ड्रग का फिजिकल गुणधर्म कहना चाहिए, उसको मेंटेन करना या वो उस फैक्टर्स के द्वारा कैसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएशंस हो जाते हैं या पूरे बैच के बैच खराब हो जाते हैं, ये पैरामीटर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि होता है ऐसा इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री में 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की टैबलेट के कंसाइनमेंट गलती से निकल जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर अगर हमने ह्यूमिडिटी का पैरामीटर्स प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो क्वालिटी कंट्रोल से रिजेक्ट हो जाती है ड्रग, कितना बड़ा लॉस हो जाता है। तो फिजिकल पैरामीटर्स आपको जितना भी थ्योरेटिकल समझना है, प्रैक्टिकली समझना है, आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना ज़रूरी है। तो आपका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, एनालिसिस हो गया, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। इसके बाद में मैं बात करूं 7वां सब्जेक्ट अगर आता है कुछ, तो इसमें आएगा अब आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, इसके बाद में आएगा आपका
बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेको काइनेटिक्स, इसके बाद में फार्माकोग्नोसी भी आएगा। फार्माकोग्नोसी अभी अपन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि इसका नाम लिखा हुआ है पैथो और फिजियोलॉजी। पैथो का मतलब होता है, जैसे पैथोलॉजी लैब होती है तो आप क्या करते हो वहाँ जाके अपना कोई टेस्टिंग करवाना होती है हमें, जैसे किसी को फीवर आ रहा है या किसी को और कोई प्रॉब्लम है, कोई मलेरिया पैरासाइट चेक करा लीजिए। तो जो इन्वेडर्स होते हैं या कहना चाहिए इन्वेडिंग पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं और फिर वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ कॉज करने के बाद में सपोज़ करिए हमारी बॉडी भी एक मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, उसका जो कहना चाहिए यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल ही होती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेल की बात करें हम, एक कहीं बॉडी में एक इन्फेक्शन कहीं हुआ कुछ, तो इस सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी है हमारे। तो इसमें उस इन्वेडिंग पैथोजेंस को हम कहने का मतलब है कि डायग्नोसिस के बाद में, डायग्नोसिस के थ्रू उसको हम विजुलाइज करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई फला स्टार जैसा कोई दिखने वाला पैथोजेंस मौजूद है, ठीक है ना। तो इसने हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कैसे अल्टर किया, कैसे चेंज किया, और इसको जानना या समझना कहलाता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। लंग्स में अगर आपके ट्यूबरकुलोसिस आया या टीबी का कोई बैक्टीरिया आपका यहाँ ग्रोथ कर गया, ठीक है ना। टीबी का बैक्टीरिया कैसा होता है, एरोबिक्स बैक्टीरिया होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करता है। तो अब उसने इस लंग्स की फिजियोलॉजी को या लंग्स की जो कहना चाहिए सेलुलर ओरिएंटेशन है उसको कैसे चेंज किया, ठीक है ना, इन्फेक्शंस कैसे आपने डिटेक्ट किया, ये सब जानने के लिए आपको पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी करना ज़रूरी होती है, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब हो गया आपका कॉज। इसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस का मतलब कौन कौन से उसमें चेंजेस आए, सेलुलर चेंजेस आए वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली ये चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री आपकी सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन का नाम है, कि हाउ ड्रग इज सिंथेसाइज्ड। सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की कैसे सिंथेसिस करनी है, ठीक है ना, और उसकी सिंथेसिस की क्या उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये मैंने अभी लास्ट उसमें आपको बताया था। इसके बाद में फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट्स भी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी एक बहुत ही, जब भी फार्माकोलॉजी की हम बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन टर्म आता है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। बहुत सा कॉमन सा टर्म है कि फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच टू डील द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स इन बॉडी। मतलब आपकी ड्रग्स बॉडी में क्या करती है, कैसे अपना इफेक्ट देती है, इसकी स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही सिंपल टर्म में हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। सो व्हाट इज़ द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ जानना ही ज़रूरी है कि फार्माकोलॉजी की आपकी जो एकदम
जानने के पर्पज़ से अभी हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक माने। इसके बाद भी बहुत सारी उसकी सब ब्रांचेज होती हैं। तो मैं फार्माकोकाइनेटिक की बात करूं तो आपको दो चीज़ें याद कर लेनी है। एक तो करना है आपको BDD और एक दूसरा करना है DB। ये D है दोनों का। डज मतलब करना। शरीर क्या करती है दवाई का, या दवा क्या करती है शरीर का, शरीर में क्या करती है। समझ में आ गया ना। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक एंड व्हाट ड्रग डज इन द बॉडी इज कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, अगर और हम इसकी बात करें आगे जाके कि तो आप देखेंगे कि ADME कहलाती है। बहुत ही सुना हुआ नाम लगेगा जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी फार्मेसी, लेकिन जो अभी नए आने वाले हैं उनको मैं बता दूं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये बहुत ही फैमिलियर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। फार्मेसी में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई फार्मेसी बेहद ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश का ऐसी कोई ज़्यादा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है। इसकी हिंदी जानने की ज़्यादा कोशिश मत करिए कि एब्जॉर्प्शन को अवशोषण बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन को जो भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा जो भी होता है। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। तो आपको ADME की स्टडी करना कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। और DDB या फार्माकोडायनेमिक का क्या मतलब होता है कि ड्रग की बॉडी में क्या डायनेमिज्म है, ठीक है ना। शरीर का हाउ ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के लिए क्या करती है, ये बॉडी में क्या करेगी, ये जानना होता है फार्माकोडायनेमिक। तो इसका संबंध सीधा सीधा आपका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन माओ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा दो चीज़ें आप याद रखिए। इसको खासकर समझने के लिए मैं भी बताता हूँ। फार्माकोडायनेमिक जिसको आप लोग हिंदी में कभी कभी बता देता हूँ बलगतिकी बोलते हैं, कुछ ऐसा है ना। तो ये है आपकी फार्माकोडायनेमिक। तो आपने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी होती है कि इसको समझने के लिए सीधा सीधा आपको एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि आप अपने घर जाते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना मोहल्ला देखते हैं। क्या देखते हैं? अपना मोहल्ला देखते हैं, कॉलोनी देखते हैं। पता है आपको कि ये डायरेक्शन है, हमारी कॉलोनी है। उस कॉलोनी के बाद में फिर आपकी स्ट्रीट आती है। स्ट्रीट हमारी घर की ये है, इस गली से मैं जाना है अंदर। फिर इसके बाद में आपको अपना घर विजुलाइज होता दिखता, वो है हमारा घर। इसके बाद घर चले गए आप। इसके बाद में घर के बाद में फिर आप अपने घर में जाने के बाद में क्या अंदर करेंगे? सबसे पहले दरवाज़ा, डोर से आप उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद में घर के अंदर हो जाएंगे। तो वैसा ही ड्रग का भी कुछ काम होता है। ड्रग आपका या तो डायरेक्ट आप ओरल ले रहे हैं अगर, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद। अगर आपका कहने का मतलब है कि आप ड्रग डायरेक्ट इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। लेकिन डिज़ायर जो उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट उसका चाहिए, उसका जो हमें इफेक्ट चाहिए होता है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे या बॉडी पे जहाँ उसको पहुंचना है वहाँ पहुंचता है। तो वैसा ही ड्रग का भी एक दरवाज़ा होता है। किसी भी ऑर्गन्स में, आपके पेट में दर्द है, आपके लिवर में स्वेलिंग है, आपके स्टमक में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रग जाके आपके लंग्स पे काम कर जाएगी। वो आपके स्टमक पे ही पहुंचेगी, आपके लिवर पे ही जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि पहुंचती तो वो सब कहीं है, लेकिन दरवाज़ा खुलता है जिसका, उसके अंदर वो पहुंचती है। समझ आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि
उस दरवाजे का नाम अपन बोल सकते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स तो जहाँ ड्रग को पहुँचना होता है या जहाँ पर हमें ड्रग को भेजना होता है उसका एक पर्टिकुलर दरवाज़ा होता है, ठीक है ना। उस दरवाजे का नाम रिसेप्टर्स होता है। उस रिसेप्टर्स पे जाके ड्रग बाइंड हो जाती है और बाइंड होने के बाद में बहुत सारी सेलुलर चेंजेस मैकेनिज्म के बाद में आपको थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स मिलता है। क्लियर। तो फार्माकोलॉजी एक तरह का फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का कंट्रीब्यूशन इसमें 75% मान लीजिए आप, इसलिए हम इस पे ज़्यादा भी फोकस करते हैं। इसके बाद में आगे भी जब आप फार्माकोलॉजी के ऊपर आएंगे तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे आप। इसके बाद में आता है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक का भी यही मतलब है कि कोई भी ड्रग बॉडी में जाती है, एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, एक्सक्रीशन होता है उसका, तो इसके पीछे भी इन्यूमरेबल नंबर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, घटनाक्रम काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक के दो टर्म जैसे मैंने फार्माकोलॉजी के बताए आपको, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स, इसके बता देता हूँ आपको। एक तो बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस, दो शब्द की डिटेल स्टडी की जाती है आपकी बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। तो बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब है कि किस रेट और एक्सटेंट से कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपनी डिज़ायर्ड साइट पर जाके एब्जॉर्ब होती है, कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। और बायो इक्विवेलेंस क्या कहलाता है, अलग अलग थेराप्यूटिक, मतलब कहने चाहिए कि ड्रग क्वांटिटी तो एक ही है लेकिन उसके अलग अलग यदि ब्रांड है किसी ड्रग के तो वो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट या उसका जो कहना चाहिए वो आपस में बायो इक्विवेलेंट हैं दोनों में नहीं है, ये पता करना आपका बायो इक्विवेलेंस में कहलाता है। क्योंकि किसी भी एक ड्रग, पैरासिटामोल एक ड्रग बनाई, किसी ने एंटी हाइपरटेंसिव की कोई एक ड्रग बनाई, एनाप्रिल या कोई और दूसरी ड्रग बनाई, या आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बनाए, तो सिर्फ एक कंपनी एक ड्रग नहीं बनाती है, कई सारी कंपनियां कई सारी ड्रग बनाती हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स को कई सारी कंपनियां बनाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मोनोपोली हो जाएगी, एक ही ड्रग को हम लाइसेंस देंगे। तो उन ड्रग की आपको एक ही मॉलिक्यूल ज़रूर है लेकिन अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो उसकी शरीर के ऊपर आपको बायो इक्विवेलेंस स्टडी भी चेक करना बहुत ज़रूरी होती है कि वो वाकई अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है प्रॉपर या नहीं कर रही है, कितने उसके कहना चाहिए इफेक्ट कैसा है। एक ही फेनेटोइन ड्रग है, दो अलग अलग ब्रांड हैं, तो दोनों ब्रांड आपस में बायो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है चेक करने के लिए आपको ये करना। तो ये बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत सारे आपके कहने का मतलब इन्हीं के पैरामीटर्स या फैक्टर्स होते हैं। कंपार्टमेंट मॉडलिंग होती है, वो ड्रग गई तो कौन कौन से बॉडी के कंपार्टमेंट में जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर बॉडी में गई तो बॉडी में आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिली, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने उसके साथ में बाइंडिंग कर ली, कितने % प्रोटीन बाइंड हुई, फिर प्रोटीन बाइंडिंग के हिसाब से उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी को तय किया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी लेवल चेक की जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी आपको सब इतना जानना है कि बायोएबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस को यदि आपको चेक करना है तो बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को आप सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब आया फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी एक ये भी कहना चाहिए क्रूड रॉ ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स से लेके फिनिश्ड ड्रग तक, फिनिश्ड प्रोडक्ट। आजकल चूँकि लोग ऐसा सोचते हैं कि
एलोपैथिक ड्रग्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होता है, तो केमिकल्स हमारी बॉडी में यदि आपको ज़्यादा समय तक कोई ड्रग लेनी है तो साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ते हैं, ऐसा है। तो उसमें आजकल लोगों का ध्यान ज़्यादातर कॉमर्शलाइजेशन या कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी है प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा। तो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रॉ ड्रग या क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका आने वाले समय में बहुत सा स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो क्रूड ड्रग जैसे आपने आप लैब में बहुत सारी ड्रग्स रहती हैं, फेनल ही है आपकी, फेनल सौंफ जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका रुबार्ब है, कॉलचिसिन है, क्विनीन है, कुछ भी आप हर्बल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तुलसी है, ठीक है ना, हल्दी है, ये सब आपकी रॉ ड्रग कहलाएंगे। तो रॉ ड्रग से फिनिश ड्रग का कहने का मतलब है, यदि मैं कहूँ कि तुलसी का मुझे ऑयल बनाना है, तो तुलसी का या रोज़ का आपको ऑयल बनाना है, तो कॉमर्शियल लेवल पे आप क्या करेंगे, रोज़ के पेटल से इकट्ठे कर लेंगे या तुलसी की लीफ से इकट्ठे करेंगे, फिर उसको सेट ड्राई करेंगे, एक निश्चित टेम्परेचर तक हम सेट ड्राई करेंगे, फिर हम उसका एक्सट्रैक्शन लगाएंगे। फिर एक्सट्रैक्शन भी ऐसे नहीं लगाया जाता कि किसी का भी एक्सट्रैक्शन लगा के कोई भी प्रोसीजर आपने फॉलो किया, वो कौन सा एक्सट्रैक्शन उसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। वोलेटाइल ऑयल है अगर, तो हमें उसके लिए रिजर्वॉयर के साथ में किसका ऑयल एवोपरेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए फार्माकोग्नोसी की स्टडी करना पड़ती है। फिर इसके बाद में आपको फाइन प्रोडक्ट लेके जाना है, तो क्रोमेटोग्राफिक स्टडी करना पड़ती है, उसकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होती है, इसमें एक HPLC होती है, HPTLC होती है। इसके बाद में आइसोलेट भी बनाए जाते हैं, फ्रैक्शनेशंस भी तैयार किए जाते हैं। तो ये सब फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको इवन क्रूड ड्रग के परचेसिंग से लेके इसके पहले उसका कल्टीवेशन भी रहता है। बहुत से लोग क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आंवला एक सबसे अच्छा रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन है, और हमारा वो भी हर्बल ड्रग्स के तौर पे हम उसको ट्रीट करते हैं। इसकी कल्टीवेशन, इसका सिर्फ आंवले का ही कल्टीवेशन होता है, और उसको जाके च्यवनप्राश या दूसरे मेडिसिन्स में आप आयुर्वेदिक कंपनीज़ में आके इसको देते हैं। तो इनके प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर भी काफ़ी केमिस्ट काम कर रहे होते हैं, जिनने फार्माकोग्नोसी पढ़ी होती है। सबसे पहले ड्रग को कैसे आपको उसका एडल्ट्रेशन चेक करना है, उसके अंदर कोई वो तो नहीं आ गया है, मिलावट तो नहीं हो गई है। इसके बाद में कैसे उसको सेट ड्राई करना है या धूप में सुखाना है। इसके बाद में उसको सुखाने के बाद में कैसे पीसना है, उसको कैसे कोई गीली चीज़ है तो उसको पल्वराइज करना है उसको, फिर किस साइज़ का उसको आपको रखना है। फिर उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, उसका फिर एक्सट्रैक्शन कैसे निकालना है। फिर एक्सट्रैक्शन से भी आपको कोई अंदर आपको एक्टिव कहना चाहिए मार्कर कंपाउंड निकालना है, तो कैसे आपको उसको फ्रैक्शनेशन करना है। तो ये सब चीज़ें जो बारीकी स्टडी जानने का या जो नॉलेज आप गेन करते हैं इस सब्जेक्ट से करते हैं फार्माकोग्नोसी। अभी इसके भी बहुत सारे उसमें वो आ गए हैं कि जैसे फार्माकोग्नोसी और फाइटोथेरेपी आ गई है, और इसके बाद में आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो फार्माकोग्नोसी के साथ में हम और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, है ना। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया कि अभी मॉडर्न हर्बल ड्रग का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है उसके ऊपर बात करना। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी आजकल सारा जितना भी काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, आपने नाम सुन रखा है सब लोगों ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है। तो सब कुछ जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मशीन के काम करने में एक्यूरेसी ज़्यादा है और अटेंशन डेफिसिट नहीं होती चीज़। इंसान काम करता है तो थोड़ी बहुत कभी एकाग्रता भंग हो गई तो पूरा काम खराब हो गया। तो आजकल बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो अटेंशन डेफिसिट जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत काम कर रही है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनरी के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा हो गया है। तो अब हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इसका स्टडी करने के लिए आपको कौन कौन से वो मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। और इसके बाद में आपका
और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल, एंड एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। इसके बाद में आएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल रिसर्च। इसके बाद में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। कोई भी ड्रग मार्केट में जाने से पहले इंडस्ट्री की बहुत सारी गाइडलाइन होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप अभी सब नाम सुनिए, ICH गाइडलाइन होती है आपकी। इसके बाद में GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका क्या हो रहा होता है कि एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि किसी भी ड्रग को उसके मानक पर, उसकी कसौटी पर खरा कितनी उतर रही है, वो नहीं उतर रही है, उसको जांचने परखने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ड्रग तब तक मार्केट में नहीं पहुंचेगी जब तक आपका क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उस पर अपनी मोहर नहीं लगा देता, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे आपके डोजियर डिज़ाइंस होते हैं। डोजियर डिज़ाइंस का कहने का मतलब है कि जो आपके इंडस्ट्री के रेगुलेशन से जुड़े हुए, उसका रेगुलेटरी अफेयर्स से जुड़े हुए जो गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस के अध्ययन करना पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी कहना चाहिए हमें एक परमिसिबल लिमिट हर चीज़ की सेट करना पड़ती है कि अगर कोई चीज़ कहीं इम्प्योर है, उसकी लिमिट तय करना है तो कितने % तक उसकी लिमिट होना ज़रूरी है, उसके बाद वो टॉक्सिक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, इसका सारा नॉलेज जो आपको पढ़ना है वो क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस में पढ़ना है आपको। इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस एक ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट होता है। ज़्यादातर अभी आजकल ये फॉरेंसिक साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस में यूज हो रहा है, मतलब एनालिसिस में कौन कौन से आ गया आपका, UV आ गया, HPLC आ गए, फिर HPTLC आ गया, गैस क्रोमेटोग्राफी आ गया, NMR आ गया, है ना, IR आ गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गए, और भी बहुत सारे आ गए। तो ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं। ये सब की सब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाली मशीनरीज होती हैं, जिसके द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रग का, किसी भी एक पर्टिकुलर सैंपल का क्वांटिफिकेशन बहुत माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी तक होता है। मतलब नैनो से सुपर नैनो, कहने का मतलब है कि एक सुई की नोक के बराबर का भी 1,00,000वां हिस्सा, आप जिसको विजुअल इमेजिन नहीं कर सकते आप, कि इतनी क्वांटिटी लेस में भी कोई चीज़ है तो हम वो ट्रेस से ट्रेस अमाउंट में भी है तो हम इन कहने का चाहिए मशीनरीज के द्वारा हम उसको पकड़ते हैं, जानते हैं। तो वैसा ही आपका ड्रग का भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए थोरो वो होता है, एनालिसिस होता है। इसके बाद में वो मार्केट पे जाने के लिए तैयार होती है, और वो तो एक्चुअली तैयार होने से पहले ये एनालिसिस होता है। ये भी आपका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का ही पार्ट होता है। सारी ड्रग को, सैंपल को, उसका मॉलिकुलर वेट, उसका सारा जो भी होता है, क्या उसमें रिजोनेंस, उसका HPTLC के द्वारा, HPLC के द्वारा उसकी क्वांटिफिकेशन, UV के द्वारा उसकी इतनी वेवलेंथ पर कौन सी चीज़ आ रही है, सारी चीज़ें आपकी बहुत प्रिसाइजली चेक होती हैं। फार्माकोविजिलेंस, ये अभी मैं आप बता रहा हूँ, जो आपको मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बताए थे आपको, ये 8th सेमेस्टर में एज इट इज़ फार्माकोविजिलेंस का अभी तक
सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो 8 सेमेस्टर में आपके 11 टोटल इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसमें से एक है। वैसे तो आपके बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बात करूं तो फार्माकोविजिलेंस, इसके बाद में आपका रेगुलेटरी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स का एक सब्जेक्ट है, इसके बाद में आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट है, और भी इसमें टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट हैं। चूँकि ये आपके एकदम अभी जानने के नहीं है इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, लेकिन चूँकि आपके इसमें एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल रिसर्च पे बात किए बगैर ये बात अभी अधूरी रह जाएगी, इसलिए इस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। फार्माकोविजिलेंस का कहने का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ड्रग मार्केट में आती है तो उसको ऐसी मार्केट में नहीं आ जाती, 10,000 मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम होता है, 10,000 मॉलिक्यूल्स के ऊपर 15 साल तक गहन रिसर्च चलती है, तब जाके एक मॉलिक्यूल सक्सेसफुली मार्केट में एज ए मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग आ पाता है। लेकिन चूँकि वो क्लिनिकल ट्रायल में कुछ 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 सिर्फ इतने वॉलंटियर्स के ऊपर वो चेक हुई होती है ड्रग, और ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में हमारे साथ पास में कई सारे रीजन है, जैसे साउथ का है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कास्ट क्रीड कल्चर और कुछ फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन, कुछ मूड बिहेवियर, ये जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी ड्रग को का इफ़ेक्ट हमें कम या ज़्यादा मिल सकता है, और उस कम या ज़्यादा की वजह से उसका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स या तो फेवरेबल रहेगा या फिर नॉन फेवरेबल रहेगा। टॉक्सिक इफेक्ट्स भी दे सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी दे सकता है। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट किसी भी ड्रग का हमें मॉनिटरिंग करना ही पड़ता है, खासकर वो ड्रग जबकि नई मार्केट में आई हुई हो, और वो इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो अब लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रही होती है। इंडस्ट्री ने सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल कराया होता है 200, 500, 1000 लोगों के ऊपर, लेकिन जब वो मार्केट में आ गई तो कई हज़ार लोगों के ऊपर काम हो रहा होता है, उसके ऊपर लाखों लोगों के ऊपर काम हो रहा होता है। तो उनमें क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये सब चेक करने के लिए आपको फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसमें भी बहुत सारे डोजियर डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, वो सारी आपको इसमें स्टडी करना पड़ती हैं। तो फार्माकोविजिलेंस आपका फार्माकोलॉजी से जुड़ा हुआ उसका एक काफ़ी इम्प्लिसिट रोल है उसके अंदर उसका, ठीक है ना। तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो फार्माकोविजिलेंस में भी बहुत सारे उसके ऊपर हम बाद में दोबारा कभी बात करेंगे कि इसमें क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट हैं वगैरह वगैरह, अभी समय मिलेगा तो अभी बात करेंगे। इसके पहले फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आ गया। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी अभी कहने का मतलब है एंडोजीनस और एक्सोजीनस, दो आपने सब सुने रखे होंगे। तो अभी जो ज़्यादातर कन्वेंशनल मेडिसिन्स काम करती है वो एक्सोजीनसली वर्क करती हैं। ये जो ड्रग होती है एंडोजीनसली वर्क हो रही होती हैं। अभी जो कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन्स बनाई गई वो बायोटेक की मदद से बनाई गई, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, तो वो चीज़ ओबियसली वो चीज़ आपकी एंडोजीनस कहलाती है कि अब ये एंडोजीनस। तो इसमें फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके, खासकर बैक्टीरिया हैं या फंगस है या कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी कहना चाहिए नेचर के लिए एक फेवर का काम करते हैं कभी अधिकांश टाइम में। तो इनके अंदर चूँकि एक बहुत ही हाईली रिप्लिकेशन होता है इनका, बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया से 100 से हज़ार से लाखों, तो उस चीज़ को उनके इस पॉजिटिव कहने का मतलब है जो नेचर ने उनको पॉजिटिविटी दी है, इसको इंसानों ने अपने फेवर में कन्वर्ट कर ली कि उसके अंदर वो कोई जीन इनकॉर्पोरेट करें, वो प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करें और वो मल्टीप्लिकेशन होकर हमें मिल जाए और हम उससे मेडिसिन बना लें। तो ये कहने का मतलब है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन, सीरा और बड़े बड़े जो एंडोजीनस आपके मॉलिक्यूल से, कैंसर्स की बहुत सारी मेडिसिन हैं आपकी, और फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं आपके बहुत सारे, मैं बता नहीं सकता उसमें और क्या क्या काम हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड वर्क हो रहा है। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आपको इसलिए ज़रूरी है जानना क्योंकि ये भी आपकी
यहाँ भी आपके बायोटेक्नोलॉजिस्ट के साथ में फार्मेसी प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, तो एक उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपके एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेता हूं मैं। एडिशनल सब्जेक्ट में आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है रिमेडियल बायोलॉजी और रिमेडियल मैथ्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन फार्मेसी, इसके बाद में आपको कम्युनिकेशन स्किल, इन्वायरमेंट साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में इनकी काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़रूरी है। कैसे? चूँकि बी फॉर्म में बायो को और मैथ्स के दोनों के स्टूडेंट्स 12वीं के पास होने के बाद आते हैं, तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जिन्हें 12वीं मैथ्स से की होती है उनको यहाँ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, और जो मैथ से पढ़ के आए होते हैं उनको बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी से पढ़ के आए होते हैं उनको मैथ्स ज़रूरी होती है। चूँकि बायोलॉजी की क्या ज़रूरत है? बायोलॉजी आपके जो फ्लोरा और फौना, कहने का मतलब है जो हर्ब्स हैं या माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे आपके जो एनिमल किंगडम हैं, जो भी है, तो आपको HAP पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। लेकिन उससे भी पहले आपको सेल को जानना ज़रूरी होता है, सेल डिवीज़न को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ब्लड क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आपको बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में नहीं है तो आपको HAP या ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझने में प्रॉब्लम जा सकती है। वैसे ही अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन तो एक तरह का आज की डेट में इतना वर्सेटाइल आपका सब्जेक्ट हो गया है कि आप किसी भी सेक्टर में जाएं, आपको कंप्यूटर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर अगर किसी का बहुत अच्छा कमांड है तो उसका हमेशा उसके पास में, यदि वो मैं कहूँ कि B.Pharm करने के बाद में 100% नॉलेज किसी व्यक्ति के पास में है और उसका कंप्यूटर नॉलेज 0 है, तो वो 100 ही रहा, बल्कि एक मान के चलिए कि और वो 70% 80% पे आ गया। लेकिन अगर कंप्यूटर का नॉलेज है और किसी के पास में नॉलेज भले कम है, तो वो उतने मल्टीप्लाई कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जाना है आपको। B.Pharm के बाद में यदि आपका कंप्यूटर हैंड बहुत अच्छा है, फोटोशॉप में काम बहुत करना बहुत अच्छा आता है, आपको अंदर के उसके जावा और जो उसका जो फंक्शन होते हैं कंप्यूटर में बहुत सारे, वो सारी एडिटिंग करनी बहुत अच्छी आती है, तो निश्चित तौर पे आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर, आपका कहने का मतलब है कि आपका जो अक्यूमेंट होगा सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता होगा। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही इंडस्ट्री में आजकल काम हो रहे हैं। ये अभी जो प्रैक्टिकल जितने भी B.Pharm में होना है आपके या हो रहे हैं, ये कन्वेंशनल मेथड्स के ऊपर मैक्सिमम करते हैं। यहाँ आपका बेस तैयार होता है, इसलिए प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होते हैं। लेकिन यही प्रैक्टिकल का बेस तो आप इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, लेकिन इन काम आपको करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है
वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रैक्टिकल पे ही काम हो रही है। तो कंप्यूटर का नॉलेज यदि लैक कर रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। अब अगर बी.फॉर्म किया हुआ बंदा भी है, उसका कंप्यूटर के बहुत अच्छा नॉलेज है, तो बी.फॉर्म करने के बाद में वो क्लिनिकल रिसर्च में कहीं जाके एज ए करस्पॉन्डिंग कोई 6 महीने का कोर्स भी कर लेता है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसको 50 से 1000 से 1 लाख रुपये की तनख्वाह भी मिल सकती है, अगर उसका कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज बहुत अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और वो डिसिप्लिन्ड है वेल, और उसका कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल उसका मोरल अगर अच्छा है व्यक्ति का, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति से भी अच्छा उसका स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट भले इनको कोर नहीं बनाया गया, कोर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने फार्मेसी कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये फार्मेसी को बूस्टअप करने के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। अभी तो आजकल यही चल रहा है, क्योंकि आप यदि आपने फार्मेसी करके फार्मास्यूटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको फार्माकोलॉजी की बहुत अच्छी आपकी कमांड है, APHE की बहुत अच्छी कमांड है, और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी कमांड है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बहुत अच्छी कमांड है। हालांकि ये सब सारे के सारे सब्जेक्ट मिलके 25 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट मैंने बताए थे, कम से कम वो उनको बनाते हैं। लेकिन आप यदि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से कमांड कर लेते हैं और ये इसके ऊपर आप कमांड कर लेते हैं, तो भी आपको बी.फॉर्म सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बी.फॉर्म किए हुए बंदे भी आज भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए M.Pharm PhD जैसी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। अब हालांकि क्वालिफिकेशन का एक अपना लेवल होता है, वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एज ए कैरियर पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ये अभी आपने देखा होगा कि बी.फॉर्म के लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ लिखा रहता है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर या साइट फार्माकोविजिलेंस साइट इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है कि जहाँ पे जहाँ क्लिनिकल ट्रायल चलते रहते हैं ना, जहाँ पे नई ड्रग का ट्रायल चलता रहता है बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो उनका सिर्फ इतना सा काम होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, भरना, डेटा तैयार करना, कंप्यूटर में फीड करना और उसको फॉरवर्ड करना। सिर्फ बी.फॉर्म करके वो बंदा इतना कर सकता है, उसके अंदर ये हुनर बहुत अच्छा है तो अंदर भी जा सकता है। फिर आता है उसका मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग का आजकल बहुत अच्छा काम चल रहा है इंडस्ट्री में, क्लिनिकल रिसर्च में, फार्माकोविजिलेंस के अंदर। मेडिकल कोडिंग में भी वही बंदे जाते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो अपने फॉरेन डेलीगेट्स के साथ में जिनकी बहुत अच्छा बिजनेस डील कर सकते हो या अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो कोडिंग चूँकि इसलिए भी ज़रूरी है मेडिकल कोडिंग की, आजकल किसी के पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है लिटरेचर पढ़ने का। आपने देखा होगा कि जो MR आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो लिटरेचर तैयार करके रखते हैं। वो एक पूरे ड्रग की या एक ड्रग का प्रोफाइल जो 1000 पेज का है, वो 2 पेज में लेके आ जाते हैं बना के तैयार करके। तो वो कहाँ से तैयार करते हैं? मेडिकल राइटर रहते हैं, मेडिकल राइटर, ये भी फार्मेसी किए हुए बंदे रहते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो BSc के लोग भी आते हैं, MSc के लोग भी आते हैं, लेकिन फार्मेसी का बंदा इसमें वेटेज लेता है सबसे ज़्यादा। MBBS के लोग इसको एज ए कैरियर पर्सपेक्टिव ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका क्लिनिकल फील्ड है, लेकिन फार्मेसी वाला इसमें एक्सेल कर सकता है दूसरे काउंटर पार्ट्स के साथ में मिलके, अपने जो दूसरे उसके कहना चाहिए प्रतिद्वंदी हैं उसके साथ मिलके अच्छा काम कर सकता है। तो मेडिकल राइटर, मेडिकल कोडिंग, तो मेडिकल कोडिंग में किसी को कोई भी हाइपरटेंशन की डिजीज़ है, डॉक्टर्स ने उसको हाइपरटेंशन चेक किया किस लेवल का है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है। इसके बाद में किसी को उसने हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका उसने अलग कोड वर्ड दे रखा है। इसके बाद में उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका अलग कोड वर्ड दे रखा है। तो मेडिकल कोडिंग में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों का एक सिंप्लीफाइड मैनर में, कहने का मतलब है एब्रीविएशन के तौर पर तैयार करना मेडिकल कोडिंग का काम होता है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं और ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, एनवायरमेंटल साइंसेस आपकी चूँकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, और जब आप इंडस्ट्रीज़ बी.फॉर्म M.Pharm के बाद में यदि कोई बंदा इंडस्ट्री चलाता है या इंडस्ट्री में काम करता है तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना हमारा सबका ऑब्लिगेशन है। तो एनवायरमेंटल साइंसेस आपको इन जनरल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना,
या उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रीमाइसेस को बनाना, या आप पायलट प्रोजेक्ट कोई चला रहे हैं तो कैसे क्या अपनी मशीनरीज क्या बनाएंगे, क्या उसका एमिट करेंगे आप एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ें इन जनरल इसका एनवायरमेंटल साइंसेस का भी उसमें आप योगदान है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो कि एक फार्मेसी प्रोफेशन में पढ़ने के बाद में बहुत अच्छे से स्थापित कर सकती हैं, ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि ऐसी, अभी तो मैंने बहुत सुपरफिशियल चीज़ें बताई हैं, समय जैसे जैसे आएगा आपको और इंटरनल अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए सारे सब्जेक्ट और अच्छे से भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया था आपको कि मैंने जो बताया ना भी आपको कि हर चीज़ सॉफ्टवेयर के बेस्ड हो गई है शुरू, तो सॉफ्टवेयर की बेस्ड हो गई मतलब साइमुलेशंस से ही काम हो रहा है। तो साइमुलेशंस का मतलब ही हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मेसी में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अब लगभग ऑब्सोलेट होती जा रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बोलता हूँ कि आप में अगर बहुत अच्छा स्किल आप गेन कर सकते हैं या कर सकते हैं परफॉर्मेंस, तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं। इसलिए आप अपने आप को कल के लिए तैयार करिए। जो पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकलने वाले हैं उनको भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि वो अपना जो कम से कम टाइम बचा हुआ है उनके पास में, उसमें अपना कंपनसेट करें, चीज़ों को रिकॉल करें। और जो नए स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं वो इस वीडियो के माध्यम से उनकी कोई क्वेरी होती है तो मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं।